दोस्तों, इस दुनिया में भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है? धोखा करके भाई भाई की संपत्ति क्यों हड़प लेता है? जो भाई भाई का हक मार लेता है उसका हश्र क्या होता है? आइए ऐसे ही सवालों के जवाब आज इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दो नीलकंठ के पक्षी हैं जो पति पत्नी हैं। रात में कहानी सुनाकर और सुनकर अपना वक्त गुजारते हैं। नीलकंठ की जो पत्नी है बड़ी जिज्ञासु है। एक बार नीलकंठ की पत्नी ने अपने पति नीलकंठ पक्षी से पूछा कि महाराज, मैंने संसार के प्राणियों में देखा है कि भाई भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई की संपत्ति हड़पने में लगा हुआ है, भाई भाई की पत्नी को छीनने में लगा हुआ है, एक भाई दूसरे भाई को धोखा देने में लगा हुआ है। मेरे प्राणनाथ, जब मैंने यह नज़ारा देखा तो मेरा मन विचलित हो गया। इसलिए आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर नीलकंठ कहता है, प्रिय ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। नीलकंठ की पत्नी कहने लगी, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, भाई भाई की संपत्ति को क्यों हड़प लेता है। मेरा तीसरा प्रश्न है, भाई का हिस्सा हड़पने वाले व्यक्ति को कौन सी सज़ा मिलती है। नीलकंठ पक्षी ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही सुंदर और जगत का कल्याण करने वाले हैं। जो भी इन प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा वो कभी भी अपने भाई का दुश्मन नहीं बनेगा, वो अपने भाई का हिस्सा कभी भी नहीं हड़पेगा, वो अपने भाई की पत्नी को कभी छीनने की कोशिश नहीं करेगा। नीलकंठ पक्षी कहता है कि मैं यदि सीधे सीधे तुम्हें उत्तर दे दूं तो ना तो तुम्हारी समझ में आएंगे और ना ही तुम संतुष्ट होगी। इसलिए तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। इस कहानी को सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। यदि तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। नीलकंठ पक्षी की पत्नी कहानी पूरा सुनने का वचन देती है और कहती है, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। दोस्तों, तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। वीडियो को लाइक भी कर दें। कहानी शुरू करते हैं। रात्रि का समय है, जाड़े की लंबी रात है। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय सुनो, मैं कहानी सुनाता हूँ जिसमें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। एक नगर में एक राजा था। उसके 3 पुत्र थे। उसके महल में एक बहुत ही सुंदर बाग था। उस बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। इसके अलावा उस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ थी, एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। उस राजा ने उस पेड़ की देखभाल के लिए खास इंतजाम कर रखा था। रात में उस सोने के सेब की पेड़ की रखवाली के लिए योग्य और ईमानदार माली पहरा देते थे। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन उस पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा न सके। नीलकंठ ने कहा, प्रिय, सेब सोने के थे इसलिए उनकी रोज़ गिनती होती थी। लेकिन एक दिन की बात है, जब बाग के माली ने सोने के सेब गिने तो उसमें से एक सेब गायब था। अपना शक मिटाने के लिए उसने फिर गिना, लेकिन एक सेब कम ही निकला। तो पहरे में रहने वाला माली डर गया। माली तुरंत दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा और राजा को सेब के पेड़ पर एक फल कम होने की खबर दी। राजा ने ये बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाग में उस पेड़ की देखभाल का बढ़िया इंतजाम करने के बावजूद उस पेड़ से फल कैसे चोरी हो रहे हैं। राजा ने ऐलान किया कि जिस व्यक्ति ने उस पेड़ का सेब चुराया है उस व्यक्ति को जो भी पकड़ कर लाएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा।
राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा राजकुमार राजा से कहने लगा, पिताजी आप मुझे आज्ञा दें, रात को मैं बाग में पहरा दूंगा और चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर राजा ने अपने बड़े बेटे यानी बड़े राजकुमार को बाग में पहरा देने का आदेश दिया और चोर को पकड़ने की इजाज़त दे दी। लेकिन मखमली गद्दों पर सोने वाला वह बड़ा राजकुमार कैसे जाग सकता था। रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही बड़े राजकुमार को नींद आ गई और वह सो गया। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, वो राजकुमार सुबह उठकर सबसे पहले उसने सेबों को गिना तो वो देखकर चकित रह गया कि रात भर में 1 सेब और गायब हो चुका था। बड़े राजकुमार ने भी आकर राजा को सूचना दी कि आज रात भी 1 सेब चोरी हो गया और मैं चोर को पकड़ने में नाकाम रहा। तो राजा चिंतित हो गया कि ऐसे तो एक एक करके मेरे सारे सोने के सेब चोरी हो जाएंगे। राजा का मझला बेटा आगे आया और उसने कहा, पिताजी आप बिल्कुल फिक्र न करें, आज रात का पहरा मैं दूंगा और वादा करता हूँ कि चोर को पकड़ूंगा और चुराए गए सेबों को भी जब्त करूंगा। फिर इसके बाद दूसरी रात को मझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। बड़े राजकुमार की तरह उसे भी नींद आ गई और तीसरे दिन भी सेब चोरी हो गया। पेड़ से लगातार फल चोरी होने से वो राजा बड़ा चिंतित था और दरबारी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ये सोचते हुए सब उदास बैठे थे। इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि पिताजी आज की रात मैं पहरा दूंगा और आप विश्वास कीजिए मैं चोर को पकड़ लूंगा। राजा सबसे छोटे राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वो छोटे राजकुमार को हमेशा मूर्ख समझता था। और फिर जब छोटा राजकुमार राजा से कहता है कि आज रात को मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ लूंगा, तो राजा उसे डांटते हुए कहता है कि तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? माली और तुम्हारे बड़े भाई जो योग्य और बुद्धिमान हैं, दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपना काम करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की और बोला उसे एक मौका दिया जाए। छोटे राजकुमार की बात सुनकर अंत में राजा राजी हो गया। फिर सबसे छोटा राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और रात के 12 बजे का समय हुआ, तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। फिर उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में दबा लिया। छोटा राजकुमार जाग रहा था। राजकुमार ने फौरन निशाना साधा और तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। राजकुमार का तीर उस चिड़िया के पंख पर लगा और इस प्रकार एक सोने का पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। फिर दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता रह गया। राजा ने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को पकड़ कर लाओ। जब सेब चुराने वाली सोने की चिड़िया के बारे में बड़े राजकुमार को पता चला, तो उसने राजा से चिड़िया लाने की आज्ञा मांगी। नीलकंठ ने अपनी भार्या नीलकंठी से इस कहानी को सुनाते हुए कहा, प्रिय, फिर सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ और चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते देखा। फिर राजकुमार ने शिकार के लिए मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। लोमड़ी कोई साधारण लोमड़ी नहीं, मायावी लोमड़ी थी। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार मुझे मत मारो, मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। एक गांव में पहुंचोगे, वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेंगी।
एक सराय खूब सजी सजाई और दूसरी सराय बहुत ही वीरान दिखाई देगी। तुम एक काम करना, जो बहुत सजी सजाई सराय दिखाई दे, सुंदर सी दिखाई दे, तुम उसके अंदर मत जाना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, लोमड़ी की बात सुनकर बड़े राजकुमार को हंसी आ गई और उसने चिल्लाकर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तेरी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहकर बड़े राजकुमार ने लोमड़ी पर तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वो बचकर भाग गई। बड़ा राजकुमार आगे चला गया। शाम को जब एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे सचमुच में दो सराय थी, आमने सामने दो सराय। उसमें से एक सराय सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज़ आ रही थी। वहीं दूसरी सराय बहुत वीरान थी और वहाँ अंधेरा था। राजकुमार ने लोमड़ी की बात पर गौर नहीं किया और राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था, क्योंकि सजी सजाई सराय के अंदर इतना आकर्षण था कि जो भी व्यक्ति जाता था वो अपने जिस काम के लिए आता था उस काम को भूल जाता था। इसलिए राजकुमार भी उस चिड़िया के बारे में भूल गया। जब काफ़ी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मझला राजकुमार राजा से इजाज़त लेकर सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वो भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली और फिर उस लोमड़ी ने मझले राजकुमार को भी वही बात बताई जो उसने बड़े राजकुमार को बताई थी। लोमड़ी ने कहा कि मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो, तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ, शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने दो सराय मिलेंगी, एक सराय खूब सजी सजाई और दूसरी सराय बहुत ही वीरान दिखाई देगी। जो सराय बहुत सजी सजाई दिखाई दे, सुंदर सी दिखाई दे, तुम उसके अंदर मत जाना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मगर मझले राजकुमार ने भी उस लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मझला राजकुमार जब शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहर गया और वहां के नाच गान के रंग में मस्त होकर वो भी अपना काम भूल गया। यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध नहीं रही। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, बहुत दिन होने के बाद भी जब दोनों राजकुमार वापस नहीं आए तो अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाना चाहता हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ और वो कहने लगा, जब उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो तुम्हें कैसे सफलता मिल सकती है। लेकिन छोटे राजकुमार ने जिद की और उसके जिद करने पर राजा ने अपने छोटे राजकुमार को इजाज़त दे दी। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, वो छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकल गया। वो भी चलते चलते जंगल में पहुंच गया, उसे भी लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, राजकुमार सुनो, मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो, तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ, शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने दो सराय मिलेंगी, एक सराय खूब सजी सजाई और दूसरी सराय बहुत ही वीरान दिखाई देगी। तुम एक काम करना, जो बहुत सजी सजाई सराय दिखाई दे, सुंदर सी सराय दिखाई दे, तुम उसके अंदर मत जाना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना। राजकुमार ने लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। राजकुमार लोमड़ी से कहता है कि अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। छोटे राजकुमार की बात सुन करके वो लोमड़ी खुश होकर बोली, इससे पहले भी यहाँ दो राजकुमार आए थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तुम सबसे अच्छे राजकुमार मालूम पड़ते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं बनाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब मैं तुम्हारी
मदद करना चाहती हूँ। तुम एक काम करो, आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुँचा देती हूँ जिसमें तुम्हें रुकना है, और वहाँ से तुम्हारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखते देखते उस लोमड़ी की पूंछ काफ़ी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उस गांव में जा पहुंची जहां 2 सराय थी। राजकुमार ने उस लोमड़ी की सलाह को मानकर वीरान और पुरानी सराय में ही अपना डेरा डाल दिया। वो सजी सजाई सराय में नहीं गया और सजी सजाई हुई उस सराय की तरफ उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। नीलकंठ पक्षी ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर जब वो आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वो लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना है। लोमड़ी ने कहा, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही पहरा देते होंगे। तुम्हें सिपाहियों से डरना नहीं है और सीधे किले के अंदर चले जाना है, क्योंकि उस समय वो सिपाही सो रहे होंगे, और तुम बेधड़क होकर किले में घुस जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद होगी, और वहां पहुंच करके तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी तुम्हें दिखाई देगा। तुम भूल कर भी उस सोने की चिड़िया को उस सोने के पिंजरे में बंद मत करना। तुम उसमें रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। और फिर ऐसा कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बैठाया और थोड़ी ही देर में उस किले के पास पहुंचा दिया जिसमें सोने की चिड़िया थी। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय। अब राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे, और फिर छोटा राजकुमार बिना डरे हुए सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर के बाद उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। उस पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। फिर तो उन तीनों सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये तीनों सोने के सेब उसके पिताजी के बाग के ही हैं। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उस चिड़िया को देखता ही रह गया, और वो उस चिड़िया को उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ गई। वो पिंजरा बहुत ही सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। और फिर उस सुंदर सोने के पिंजरे को देखकर छोटे राजकुमार के मन में लालच आ गया और उसने सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक समझा, और राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया, जबकि लोमड़ी ने सोने के पिंजरे को छूने के लिए मना किया था। मगर राजकुमार लोमड़ी की बात भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर उस सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही वह सोने की चिड़िया जोर जोर से शोर मचाने लगी, और राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया। तब तक सोने की चिड़िया शोर मचाने लगी। चिड़िया के शोर मचाने पर उसकी आवाज़ सिपाही के कमरे में पहुंच गई और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। नीलकंठ कहता है कि फिर राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उसे क्या कहा था कि सोने के पिंजरे से हाथ नहीं लगाना है। लेकिन अब क्या हो सकता था? सिपाही उस छोटे राजकुमार को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। अब राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात राजा को बता दी। फिर राजकुमार की बात को सुनकर राजा ने कहा कि तुमने मेरे महल में चोरी करने का इरादा किया है, मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब राजकुमार रोने लगा तो राजा को दया आई। राजा ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला कर दो
तो मैं तुम्हें न सिर्फ छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। अब राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी और वो सोने के घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। किले के बाहर जाने पर छोटे राजकुमार ने देखा कि लोमड़ी उसका इंतज़ार कर रही है और फिर उसने लोमड़ी को सारी बातें बताई। तो लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार काम नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था अगर तुम उस तरह से काम करते तो मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया भी तुम्हारे हाथ में होती। नीलकंठ ने कहानी सुनाते हुए अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, वो राजकुमार बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो वो मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। अब राजकुमार की बात को सुनकर लोमड़ी ने कहा, खैर, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो, मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। फिर लोमड़ी कहने लगी कि चुपचाप चले चलो, कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। इस किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ घोड़े के पास में ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीन रखी होंगी। उनमें से एक तो बहुत पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ाते हुए किले से बाहर चले आना। लोमड़ी की बात सुनकर छोटे राजकुमार ने वादा किया कि वो ठीक वैसा ही करेगा जैसा लोमड़ी ने कहा है। और फिर लोमड़ी ने उस छोटे राजकुमार को अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ ही देर में उस किले के पास पहुंचा दिया जिसमें सोने का घोड़ा था। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने राजकुमार को उतारा, फिर वहां से चली गई। राजकुमार लोमड़ी के बताए अनुसार सीधा किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे और फिर थोड़ी ही देर में वो किले की उस घुड़शाला में पहुंच गया जिसमें सोने का घोड़ा था। राजकुमार ने पास जाकर देखा तो वो घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। राजकुमार ने आगे बढ़कर उस सोने के घोड़े को खोल लिया। जब वो बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी। सामने सोने की बेशकीमती जीन पड़ी हुई थी। वो जीन बहुत ही सुंदर थी, उसमें हीरे मोती जुड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी हुई थी। वो राजकुमार सोचने लगा कि इतने सुंदर घोड़े पर यह पुराने चमड़े की जीन कसना राजकुमार को शोभा नहीं देगा। और फिर ऐसा सोच करके वो राजकुमार सोने की जीन को उठा लेता है और घोड़े पर कसना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही घोड़े की पीठ पर वो सोने की जीन को कसता है वैसे ही घोड़े में जान आ जाती है। घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगता है और किले के नौकर चाकर जाग जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में राजकुमार को पकड़ लिया जाता है। नीलकंठ पक्षी ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। छोटे राजकुमार ने अब तक की सब घटना सिलसिलेवार राजा को बता दी। राजकुमार की सारी बातें राजा ने सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजकुमार रोने लगा। राजा को राजकुमार पर दया आई तो उसने कहा, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। फिर राजकुमार ने कहा, आप महाराज बताओ वो कौन सा काम है जिसे पूरा करने पर आप मुझे छोड़ देंगे। मैं आपका हर काम करने को तैयार हूँ। तो राजा ने कहा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक महल है, उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास लेकर आओ। यदि तुम ऐसा कर दोगे
तो मैं तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा दे दूंगा। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्यारी, बेचारा वो छोटा राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। मरता क्या न करता। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे वो मायावी लोमड़ी फिर मिल गई। पता नहीं उस लोमड़ी को सारी बातें कैसे मालूम हो गई थी और वो कहने लगी, देखा तुमने, इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो इस नई मुसीबत में नहीं फंसते। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद फिर करूंगी। चलो बैठो मेरी पूंछ पर, मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूँ। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सुनो, मैं बताती हूँ वो सुंदर राजकुमारी तुम्हें कैसे प्राप्त होगी। तुम महल के बाहर ही कहीं पर छुपे रहना। जब महल में से शाम के समय राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना और डरना नहीं। जैसे ही तुम उस राजकुमारी को छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहां से सीधे अपने साथ ले जाना, उसे वापस महल में मत जाने देना। वो राजकुमारी तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम्हें उसकी कोई बात नहीं सुननी है। तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर से मुसीबत में फंस जाओगे। नीलकंठ ने बताया। फिर ऐसा कहते हुए लोमड़ी ने फिर से उस छोटे राजकुमार को अपनी पूंछ पर बिठा लिया और देखते ही देखते वह लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर के बाद उस सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छुपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन वो बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। तो राजकुमार ने लोमड़ी की बात को याद किया और राजकुमार ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी थी कि राजकुमार उस राजकुमारी का रोना देख नहीं सका और उसका मन पिघल गया। छोटा राजकुमार अंत में राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिल लो, लेकिन वादे के मुताबिक फिर तुरंत बाहर चली आना। राजकुमारी ने वचन दिया। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में कदम रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार बहुत पछताया। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत क्रोधित था। उसने उसी वक्त आदेश दिया कि इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फिर तो फांसी का आदेश सुनने के बाद राजकुमार रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और कहा, मैं अपना आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। फिर राजकुमार ने कहा, ठीक है, आप जो भी कहेंगे मैं आपका काम करूंगा। तो राजा ने कहा, हमारे किले के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। वहीं राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाल थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ आखिर वो 8 दिन में कैसे खोद सकेगा। फिर भी राजकुमार अपनी जान बचाने के लिए उस पहाड़ को खोदना शुरू करता है। धीरे 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 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना नहीं खोदा जा सका। नीलकंठ ने अपनी
प्रिय पत्नी से कहा कि प्रिय, राजकुमार अंत में दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने आप पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था और मन ही मन में कह रहा था कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझे हर बार सही सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना न मानकर नई नई मुसीबत में फंसता चला गया। नीलकंठ अपनी सहचरी नीलकंठी से कहता है कि राजकुमार इस प्रकार हताश होकर सर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास उस लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। तो फिर उसने नज़र उठाकर देखा तो सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। फिर लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे तुम पर दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई हूँ। जाओ, तुम बहुत थक गए होगे, सो जाओ। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। कल सुबह यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी जैसा कहेगी वो वैसा ही करेगा। और फिर चुपचाप उठ करके वो राजकुमार एक तरफ सोने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में राजकुमार को नींद आ गई और सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ कहीं भी पहाड़ का नामो निशान नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। फिर तो राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम से बहुत खुश था। उसने तुरंत ही अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ में कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी कहने लगी, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीज़ तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। नीलकंठ ने आगे कहानी बढ़ाते हुए कहा, प्रिय। फिर राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए लेकर जा रहा हूँ जिसने राजकुमारी के बदले में मेरी जान बख्शी थी। फिर लोमड़ी कहने लगी, नहीं राजकुमार, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, अब ये सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। राजकुमार बोला, सच में? लोमड़ी ने कहा, बिल्कुल सच। सुनो, मेरी योजना क्या है? लोमड़ी ने समझाते हुए कहा, तुम सबसे पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा जब राजकुमारी को देखेगा तो खुश हो जाएगा और खुश होकर वो तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। फिर तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर के सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम बाद में विदा लेना और जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो तो तुम हाथ पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना, क्योंकि सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो। राजकुमार ने कहा, इसके बाद आगे क्या करना है? लोमड़ी ने कहा, बाद का काम मैं बाद में बताऊंगी। जब तुम घोड़ा और राजकुमारी को लेकर आओगे तो तुम्हें वहां आगे मैं रास्ते में फिर मिलूंगी। नीलकंठ ने अपनी प्रिय पत्नी से कहा, प्रिय, इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने बताया था। राजकुमार महल में पहुंचा और वो राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा। राजा ने घोड़े से उतरकर घोड़ा उसे सौंपने के लिए कहा। राजकुमार ने कहा, पहले वादे के मुताबिक मुझे सोने की चिड़िया दीजिए, तब मैं सोने का घोड़ा आपको दे दूंगा। राजा शीघ्र गया और सोने की चिड़िया पिंजरे सहित ले आया और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया, उसी समय राजकुमार ने एड़ लगाई और उसने तुरंत घोड़े को वहां से भगा दिया। सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा।
कुछ दूर चलने पर लोमड़ी फिर उसे मिल गई। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तुमको कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। फिर राजकुमार की बात को सुनकर वो लोमड़ी कहने लगी, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो, मुझ पर एक उपकार करो। तुम मुझ पर एक तीर चला करके मुझे मार डालो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। फिर लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की है और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर तो ऐसा सुन करके वो लोमड़ी बहुत दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा ये काम नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन जाने से पहले तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें 2 बातें बता रही हूँ। इन बातों को गांठ बांध लो और इनका पालन करना तो तुम सकुशल अपने नगर पहुँच जाओगे। राजकुमार ने पूछा, वो कौन सी 2 बातें हैं? कृपा करके मुझे बतलाओ। लोमड़ी ने कहा, सुनो, ऐसे लोगों के लिए कभी धन खर्च मत करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो, और कुएं की मुडेर पर मत बैठना। नीलकंठ कहता है, प्रिय। फिर लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार बोला, तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन खर्च क्यों करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो? लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कह करके लोमड़ी वहां से चली गई। कहानी सुनाते हुए नीलकंठ कहता है कि प्रिय, लोमड़ी के चले जाने के बाद में राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा तो राजकुमारी उसके साथ बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा भी उसके हाथ में था। वही कुछ ही देर में राजकुमार उस छोटे गांव में जा पहुंचा जिसमें दोनों सराय थी। गांव के लोग और खास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल कर आए। सोने के घोड़े पर इतनी सुंदर राजकुमार के साथ बैठी एक राजकुमारी को देख करके सभी सराय वाले चकित थे। इतने में ही राजकुमार ने देखा कि गांव के चौक में एक जगह बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। फिर राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां पर 2 आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। फिर तो राजकुमार उन आदमियों से मिलने के लिए उधर को चल पड़ा और वहां पहुंचने पर उसने देखा कि वह 2 आदमी जिनको फांसी दी जाने वाली थी वह कोई और नहीं बल्कि उसके सगे बड़े भाई थे, जो सजी सजाई सराय में पहुंच गए थे और अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। उस सराय में वो दोनों तरह तरह के बुरे काम करते थे और जुआ खेलते थे। उस सराय में नाचने वाली 2 वेश्याओं से उन दोनों के संबंध स्थापित हो गए थे, इसलिए उस सराय को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। जुए में बहुत सारा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सारा रुपया उधार लिया। जब गांव वालों ने धन मांगा तो वो चुका नहीं पाए और इन्हीं सब बातों से चिढ़ करके गांव वालों ने नगर के राजा के यहाँ मुकदमा कर दिया। राजा ने उन दोनों बड़े राजकुमारों को फांसी पर चढ़ाए जाने का हुक्म सुना दिया। उन्हें फांसी पर ले जाया जा रहा था। नीलकंठ ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, भाई आखिरकार भाई होता है, छोटा राजकुमार ऐसा कैसे होने देता? उसने अपने बड़े भाइयों को बचाने के लिए वहाँ के लोगों से कहा, मुझसे रुपया ले लो और तुम इन लोगों को छोड़ दो। और फिर उसके बहुत विनती करने पर वहाँ के लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। अब राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर अपने महल की तरफ चल दिया। आगे कुछ दूर चलने पर जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। फिर राजकुमार को सोचकर राजकुमारी से कहता है कि हम कुछ देर के लिए इस कुएं के पास आराम करते हैं और यहाँ पर ठंडा पानी पीते हैं। ठंडा पानी पीने के बाद हम यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी मान गई। इधर राजकुमार लोमड़ी की दोनों बातों को भूल चुका था, जो कि लोमड़ी ने विदा के समय कहा था
कि कभी भी घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर मत बैठना और कभी भी ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिनको फांसी लगने वाली हो। अब जैसे ही छोटा राजकुमार राजकुमारी के साथ में उस कुएं के किनारे पर बैठा, तब तक उसके दोनों बड़े भाई भी आ गए। वो उससे जलने लगे। इसको तो सुंदर राजकुमारी मिल गई और इतना सारा धन भी मिल गया और पिताजी भी इसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करेंगे, इसकी घर में इज्जत बढ़ जाएगी। कल तक पिताजी इसे मूर्ख समझते थे, आज यही बुद्धिमान माना जाएगा। इसलिए दोनों भाइयों ने सलाह करके और मौका देखकर अपने छोटे भाई छोटे राजकुमार को कुएं में धक्का दे दिया और उसके बाद सोने का घोड़ा लेकर घोड़े पर राजकुमारी को बिठाकर सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाकर वहां से चलते बने। और फिर इस प्रकार धन और राजकुमारी के लालच में बड़े दोनों भाइयों ने छोटे भाई को मौत के मुंह में धकेल दिया। तो फिर कुछ ही देर में दोनों बड़े राजकुमार अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर राजा से कहा, हम सोने की चिड़िया को पकड़ कर ले आए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग से सोने के सेब चुराए थे। हम ये सोने का घोड़ा और यह राजकुमारी भी साथ में लाए हैं। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य में वहाँ के लोग खुशियाँ मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वो रो रही थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। घोड़े ने भी खाना बंद कर दिया और चिड़िया ने भी दाना पानी बंद कर दिया। राजा ने तथा दोनों राजकुमारों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन ना तो राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने के घोड़े और ना ही सोने की चिड़िया ने दाना खाना शुरू किया। नीलकंठ ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, उधर वो छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। कुआं था तो बहुत गहरा, लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। अब राजकुमार को उस मायावी लोमड़ी की बात याद आई तो वो पछताने लगा और सोचने लगा, अगर मैंने लोमड़ी का कहा मान लिया होता और घोड़े से उतरकर इस कुएं के पास दीवार पर नहीं बैठता और मैंने अपने दोनों लालची भाइयों की मदद ना की होती, तो शायद आज मैं इस कुएं में ना पड़ा होता। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, उस राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को पुनः याद किया, लोमड़ी कुएं पर आ पहुंची और बोली, देखा राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो। खैर, तुम आदत से बाज नहीं आओगे। चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम मेरी पूंछ पकड़ करके कुएं से बाहर निकल आओ। और ऐसा कह के लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते ही देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के पैंदे में पड़े राजकुमार के पास तक जा पहुंची। अब राजकुमार पूंछ को पकड़ करके कुएं से बाहर निकल आया और फिर लोमड़ी ने उससे कहा, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वो लोग निश्चित तुमको मार देंगे। नीलकंठ कहता है कि प्रिय, वो राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज्य में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला, तो भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उसके फटे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह वेश बदलकर वो छोटा राजकुमार अपने किले में पहुंच गया और वहां उसके पहुंचने पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से नाचने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने भी अपने आंसू पोंछ लिए और वो भी खुश दिखाई देने लगी। इतना होने पर भी राजा की समझ में कुछ नहीं आया। फिर उसने राजकुमारी से इस खुशी का कारण पूछा, तो राजकुमारी बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपके साथ भी धोखा किया है, लेकिन आपको विश्वास तो होता ही नहीं है। लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर पहुँच चुका है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई थी और मैं उसी के साथ खुश रह सकती हूँ। राजकुमारी ने राजा से इतनी बात कहकर
मैले फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी की तरफ इशारा किया और बोली, महाराज वो देखो, वो कोई भिखारी नहीं बल्कि आपका छोटा राजकुमार खड़ा है। नीलकंठ कहता है, मेरी प्राण प्रिय। राजा ने भी अपने छोटे राजकुमार को पहचान लिया और उस राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए। वो सोचने लगा कि मेरा छोटा बेटा मूर्ख नहीं बल्कि सबसे होनहार और बुद्धिमान है। अब तो वो उसको बहुत ही समझदार और बहादुर मानने लगा और अपने सबसे छोटे बेटे को सबसे अधिक प्यार करने लगा। और फिर राजा ने अपने मंत्रिमंडल को राज दरबार में आमंत्रित करके ये घोषणा कर दी कि मेरे बाद राजगद्दी का मालिक मेरा छोटा राजकुमार होगा। छोटे राजकुमार को राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय कर लिया। अब राजा ने कहा कि भाई को कभी भी भाई की पत्नी को हड़पना नहीं चाहिए और ना ही भाई का कभी हिस्सा हड़पना चाहिए, ना ही लालच में आकर के भाई को मौत के घाट उतारना चाहिए। जो भी भाई अपने भाई के साथ में ऐसा करता है उसे दंडित अवश्य किया जाना चाहिए। राजा कहता है कि बड़े और मझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को धोखा ही नहीं दिया बल्कि मुझे भी धोखा दिया है। इससे राजा अपने बड़े राजकुमारों से बहुत नाराज था और फिर उसने दोनों बड़े राजकुमारों को सजा देने का ऐलान किया और अपने राज्य से हमेशा के लिए निकलवा दिया। और राजा कहने लगा, जो भाई भाई की पत्नी को छीनता है, जो भाई के साथ में गलत व्यवहार करता है, जो भाई के धन को हड़पता है, उसको हमेशा के लिए घर से बेघर होना पड़ता है। यही विधि का विधान है। नीलकंठ कहता है, प्रिय, जब राजा ने अपने दोनों बड़े राजकुमारों को राज्य से हमेशा के लिए निकलवा दिया, उसके बाद में बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह किया और फिर छोटा राजकुमार राजकुमारी के साथ में सुख से रहने लगा। वो छोटा राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी सहायता की थी और एक दिन समय निकालकर वो जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद में एक पेड़ के खोखल भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठा हुआ देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। राजकुमार को देखते ही उसने उसे पहचान लिया और कहा, आओ राजकुमार, आज इधर कैसे आना हुआ? तो राजकुमार ने कहा कि मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो मेरे साथ, बाग में आराम से रहना, वहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारी का डर हमेशा बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और भला अब तुम्हें मेरे दुखों से क्या लेना देना? तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम राजकुमारी के साथ में सुखपूर्वक अपने महल में राज करो। नीलकंठ कहता है, प्रिय, फिर लोमड़ी की बात सुनकर छोटा राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, तुम्हारा ऋण चुकाना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वो भी तुमसे मिलना चाहती है। तो लोमड़ी ने कहा, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार डालो, इसी में मेरी भलाई है। राजकुमार ने कहा, जिसने मेरे लिए इतने उपकार किए हों, इतनी मदद की हो, उसकी जान लेने में भला कैसे और क्या भलाई हो सकती है? लोमड़ी ने कहा, सुनो, असल में मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उस देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वो राजकुमारी मेरी छोटी बहन है जिसके साथ में तुम्हारी शादी हुई है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो मैं इस जादू के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगा और फिर से राजकुमार बनकर अपने वतन लौट सकूंगा। अब तो छोटा राजकुमार इस बात को सुनकर एकदम से आश्चर्य में पड़ गया और फिर उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी के ऊपर छोड़ दिया। तीर लगते ही वह लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले
और इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। अंत में नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भाई भाई का दुश्मन क्यों हो जाता है। दूसरा प्रश्न था कि आजकल भाई भाई की संपत्ति क्यों हड़प लेते हैं। तो समझ लो, धन के लोभ में आकर व्यक्ति भाई जैसे पवित्र रिश्ते को भूल जाता है और धनवान होने के चक्कर में भाई भाई की हत्या कर देता है। मगर छोटे राजकुमार के भाइयों की तरह जो भाई ऐसा करता है, एक दिन उसका सर्वनाश हो जाता है। नीलकंठ कहता है, प्रिय, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था भाई का हिस्सा हड़पने वाले व्यक्ति को कौन सी सजा मिलती है, उसका क्या हश्र होता है। तो समझ लो, भाई का हिस्सा या उसकी पत्नी या उसका धन हड़पने वाले व्यक्ति को घर से बेघर होना पड़ता है। जिस प्रकार राजकुमार के दोनों भाइयों को राजा ने राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया और वो घर से बेघर हो गए, इसलिए भाई जैसे पवित्र रिश्ते को कभी कलंकित नहीं करना चाहिए। भाई भाई के बीच में जहाँ प्रेम रहता है वह घर स्वर्ग के समान होता है। फिर तो नीलकंठ की पत्नी कहने लगी, प्राणनाथ, आज की कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। वास्तव में एक भाई को हमेशा दूसरे भाई की मदद करनी चाहिए, ना कि उसको बर्बाद करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसे आप YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर देख रहे थे। यदि आपको भी अपने भाई से प्यार हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीलकंठ, जिन्हें महादेव का रूप कहा जाता है, तो नीलकंठ और उनकी पत्नी को एक लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्टे ट्यून्ड, सत्यार्थ दर्शन।